हेलो एवरीवन, इन टुडेज़ वीडियो वी विल टॉक अबाउट कंपैरेटिव लॉ। कंपैरेटिव लॉ के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे कंपैरेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। कंपैरेटिव वर्ड मतलब कि अगर हमें दो सिचुएशन दी गई हैं, उन सिचुएशन की हम तुलना करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, उनकी सिमिलैरिटीज़ जानेंगे, उनके डिफरेंसेस जानेंगे कि उनमें मतलब बेहतर कौन है। जानने के लिए हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए पहले, तो वो ही बात करता है कंपैरेटिव लॉ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपैरेटिव लॉ की। कंपैरेटिव लॉ एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम डिफरेंट कंट्रीज़ के लीगल सिस्टम को, डिफरेंट लॉज को स्टडी आउट करते हैं और इनके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं और इनके बीच की सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। ठीक है, और जो भी लीगल सिस्टम वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है उसकी ये स्टडी करता है कंपैरेटिव लॉ। ठीक है, और कंपैरेटिव लॉ के अंदर जितनी भी फॉरेन लीगल सिस्टम है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं और एनालिटिकली स्टडी करते हैं कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो फॉरेन लीगल सिस्टम, जो डिफरेंट कंट्रीज़ का फॉरेन सिस्टम है लीगल, वो कैसा है, उसको हम एनालाइज करते हैं अपने लीगल सिस्टम के साथ। चाहे वो कंपैरिजन पहले हो चुका हो या ना हो चुका हो, हम कंपैरेटिव लॉ के अंदर फिर भी ये एनालिटिकल स्टडी कर सकते हैं फॉरेन लीगल सिस्टम की। ठीक है, इंटरनेशनलिज्म, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब की वजह से जो भी कंपैरेटिव लॉ की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो इंक्रीज़ होती जा रही है प्रेजेंट एज में। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो लीगल सिस्टम है उसे इम्प्रूव करने के लिए एक वर्ल्ड लेवल पर एनालाइज करने लगे हैं, अपने लीगल सिस्टम को कंपेयर करने लगे हैं डिफरेंट लीगल सिस्टम्स के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव लॉ की। कंपैरेटिव लॉ एक ऐसी स्टडी है लॉ की या लॉज की जिसके अंदर हम लीगल स्टडी करते हैं, लीगल रिसर्च करते हैं कंपैरेटिव मीन्स के द्वारा। ठीक है, कंपैरेटिव लॉ एक ऐसी बॉडी नहीं है जिसके अंदर रूल्स और प्रिंसिपल्स मौजूद हों, बल्कि ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा वे है लीगल प्रॉब्लम को देखना, लीगल इंस्टीट्यूशंस को देखना, एंटायर लीगल सिस्टम को देखना, लुक आउट करना और उसको कंपेयर करना, उसके डिफरेंसेस देखना कि और उनके स्टेजेस देखना कि कैसे वो वर्क आउट हुए हैं, कैसे कैसे वो फॉर्म हुए हैं और कैसे उसमें प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, और इसके अंदर रिसर्च करना। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन्ड है कंपैरेटिव लॉ की, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं और इनको अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपका आंसर बहुत अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव लॉ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। फ्रांस में 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि कुछ जो हिस्टोरियंस थे, जो ऑथर्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने ये बोला था कि कंपैरेटिव लॉ एक मेन इंस्ट्रूमेंट है फॉर इम्प्रूविंग डोमेस्टिक लॉ एंड लीगल डॉक्ट्राइन्स। ठीक है, और फिर बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी और जो स्कॉलर्स थे यूरोप में, उन्होंने कंसीडर किया था कंपैरेटिव लॉ को एज नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ। मॉन्टेस्क्यू को रिगार्ड किया गया एज द अर्ली फाउंडिंग फिगर ऑफ कंपैरेटिव लॉ और वहीं मॉडर्न फाइंडिंग फिगर ऑफ कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस बोला गया सर हेनरी मेन को, जो कि एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे और लीगल हिस्टोरियन थे। ठीक है, जो पहली यूनिवर्सिटी जिसने अपने अंदर एज अ कोर्स सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया कंपैरेटिव लॉ को, वो एस्टेब्लिश हुई थी एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन 1869, जिसके अंदर सर हेनरी मेन वॉज टेकन अप द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर। ठीक है, पैट्रिक ग्लेन ने कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हुए एम्स ऑफ कंपैरेटिव लॉ के अंदर 4 पॉइंट्स में बात कही है कि कंपैरेटिव लॉ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम लर्न करते हैं और नॉलेज लेते हैं डिफरेंट लीगल सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, कंपैरेटिव लॉ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इवॉल्विंग साइंस है, जो टाइम के अकॉर्डिंग इवॉल्व होता है और अपने आप को डेवलप करता है। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करता है वंस ओन लीगल सिस्टम में, कंट्रीब्यूट करता है किसी भी एक कंट्री के लीगल सिस्टम के अंदर, और
ये हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ में हेल्प करता है। ये 4 पॉइंट दिए गए थे पैट्रिक ग्लेन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव लॉ के कॉन्सेप्ट की। जो कंपैरेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट है वो बहुत डेवलप्ड होता जा रहा है। जैसे कि हम नीड देख सकते हैं इंटरनेशनल लॉज की, वैसे ही कंपैरेटिव लॉ की नीड और जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होता जा रहा है। सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही है और परसेप्शंस हम देख सकते हैं लोगों के, और जैसे ही इंटरनेशनल लॉज की नीड बढ़ती जा रही है वैसे ही कंपैरेटिव लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डेवलप्ड होता जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कंपैरेटिव लॉ की। अकॉर्डिंग टू W.J. काम्बा 3 स्टेजेस ऑफ कंपैरेटिव लॉ यहाँ पर इन्वॉल्व करती है, ठीक है। पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टेज, जिसके अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं नॉर्म्स को, वेरियस कॉन्सेप्ट, वेरियस लीगल सिस्टम्स को हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन स्टेज, जिसके अंदर हम जितने भी वेरियस लीगल सिस्टम को हमने डिस्क्राइब किया है डिस्क्रिप्टिव स्टेज के अंदर, फिर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से लीगल सिस्टम का पार्ट है और उसके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं अपने लीगल सिस्टम के साथ या फिर कोई और फॉरेन लीगल सिस्टम के साथ, ठीक है। के बाद जो थर्ड स्टेज आती है एक्सप्लेनेटरी स्टेज, जिसके अंदर हम जितने भी लीगल सिस्टम का हमने कंपैरिजन किया है, उसे डिस्क्राइब किया है, आइडेंटिफाई किया है, उनके डिफरेंसेस को देखा है, सिमिलैरिटीज़ को जाना है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं और असेंबल करके एक अकाउंटेड फॉर्म में कंक्लूड करके उसे प्रेजेंट करते हैं, उसे एक्सप्लेनेटरी स्टेज में हम इंक्लूड करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव लॉ के पर्पस की। लम्बर्ट के अकॉर्डिंग 2 मेन पर्पस हैं कंपैरेटिव लॉ के, जो कि पहला है प्योरली साइंटिफिक, जिसके अंदर हम डिस्कवरी करते हैं मीन्स की, प्रोसेस की, कैसे जो कंपैरिजन है वो प्रोसेस हुआ है, अंडरगो हुआ है, जिसके अंदर हम ओरिजिन की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। शॉर्टली हम ये बोल सकते हैं ये एक तरीके की लीगल हिस्ट्री है, ठीक है। और इसका जो दूसरा पर्पस है वो प्योरली साइंटिफिक तो नहीं है, बट इसको हम एक फॉर्म ऑफ लीगल टेक्निक बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम इंटरनेशनल कॉमन लॉज को कंसीडर करते हैं, जितने भी सिमिलर रूल्स हैं उनको हम क्रिएट करते हैं और कंसीडर करते हैं एक इंटरनेशनल कॉमन लॉ के अंदर, ओके। ये था पर्पस अकॉर्डिंग टू लम्बर्ट। अब बाकी की जो पर्पस है, अदर पर्पस, हम देखते हैं कि कंपैरेटिव लॉ के अदर पर्पस क्या हैं। पहला है टू अटेन डीपर नॉलेज ऑफ लीगल सिस्टम। किसी भी लीगल सिस्टम की हमें डीप अच्छे से नॉलेज लेना कंपैरेटिव लॉ के अंदर एक पर्पस माना गया है, ठीक है। दूसरा पर्पस कंफर्म करना यूनिफॉर्मिटी और हार्मनी, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में हार्मनी बनी रहे और यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ये भी एक पर्पस है कंपैरेटिव लॉ का। थर्ड है कि हम अपने लीगल एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके, हम एनहेंस कर सके, जो भी हम लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को या फिर कोई भी रिसर्चर जो भी वर्क करता है एजुकेशन, लीगल एजुकेशन की फील्ड में, वो हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। फोर्थ है टू कंट्रीब्यूट टू एन यूनिफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम। जो भी हमारा लीगल सिस्टम है उसे हम यूनिफाइड कर सकें, जितनी भी हमारी कंट्रीज़ के अंदर हम लीगल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो एक सिमिलर फॉर्म के अंदर हम यूज़ कर सकें, ठीक है। इसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि हम जितनी भी लॉज हैं उनको अच्छे से इवॉल्व कर सके, उन्हें डेवलप कर सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव लॉ की, ठीक है। जो लेवल ऑफ कंपैरिजन है वो हम डिफरेंट वेज में देख सकते हैं और जो कंपैरेटिव लॉ है उसके हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी देख सकते हैं, जो कि अंडर हेड है माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, लॉ इन एक्शन वर्सेस लॉ इन बुक्स, सरफेस लेवल वर्सेस डीप लेवल, जनरल एंड प्रोफेशनल लीगल कल्चर्स। पहले हम बात करते हैं मैक्रो एंड माइक्रो लेवल की, जो कि मोस्ट क्लासिक वन है कंपेयर करने के लिए डिफरेंट लीगल सिस्टम्स को, जिसके अंदर मैक्रो लेवल कंपैरिजन के अंदर हम लार्ज स्केल पर हम कंपैरिजन करते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट लीगल सिस्टम एंड लीगल कल्चर्स को कंपेयर करते हैं। वहीं माइक्रो लेवल जो कंपैरिजन है वो बहुत शॉर्ट
कंपैरिजन है जो कि एक इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, जो भी इंडिविजुअल लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में कंपैरिजन होता है, या इंस्टीट्यूशन जो भी लीगल रूल्स बनाते हैं, इंडिविजुअल लीगल रूल्स बनाते हैं उनके बीच में कंपैरिजन देखा जाता है, या फिर इंडिविजुअल जजमेंट्स के बीच में ये कंपैरिजन देखा जाता है, और ये शॉर्ट लेवल पे कंपैरिजन देखा जाता है। दूसरा हम बात करते हैं लॉ इन एक्शन वर्सेस लॉ इन बुक्स। लॉ इन एक्शन होता है वो डिफरेंट होता है लॉ इन बुक्स से। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ इंटरप्रेटेट करते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, और जब वो एक्शन में हम लाते हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ ही जाता है। क्योंकि जो बुक्स में इंटरप्रिटेशंस लिखा जाता है वो ऑथर्स के द्वारा उनका वर्जन ऑफ लॉ होता है, ठीक है। वहीं जो लॉ इन एक्शन होता है वो एक जनरल प्रैक्टिस होती है लॉ की, जो भी पीपल यूज़ करते हैं उसे प्रैक्टिस में लाते हैं। जो बुक के अंदर लॉ लिखा गया है उसको जब हम जनरल प्रैक्टिस में लाते हैं, एक्शन में लाते हैं, वो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है उन दोनों के बीच में, क्योंकि ये एक इंटरप्रिटेशन हो जाता है लॉज का, इन्फोर्समेंट होती है जजेस के द्वारा, प्रोसिक्यूटर्स के द्वारा, ठीक है। तो जो लॉ बुक के अंदर होता है और जो हम जनरल प्रैक्टिस में लॉ देखते हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंस उसमें हम देखने के लिए हमें मिलता है उसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सरफेस लेवल वर्सेस डीप लेवल की। जो सरफेस लेवल में हम कंपैरिजन करते हैं उसमें हमें रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम ऊपर से उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें ये तो पता चल जाता है लॉ क्या है, पर वो लॉ कैसे इवॉल्व हुआ है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, वो सब जानने के लिए हमें डीप लेवल कंपैरिजन करना पड़ता है। इसके अंदर हमें एक एक्यूरेट और करेक्ट रिज़ल्ट मिलता है, जिसके वजह से एक करेक्ट हमें इम्पैक्ट आउटकम जो है वो एक लॉ का पता चलता है कि कैसे एक लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है और उसके आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीगल एंड प्रोफेशनल लीगल कल्चर्स की, कि जो जनरल हमारा कंपैरिजन का प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हम टाउन्स में जाते हैं, विलेजेस में जाते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में या फिर स्मॉल एरियाज़ में हम कंपैरिजन करते हैं। बेसिकली हमारा जनरली यही लीगल कल्चर होता है कि हम जनरली ऐसे ही कंपैरिजन करते हैं। पर प्रोफेशनल लीगल कल्चर में क्या होता है कि हम अपनी मेथड्स यूज़ करते हैं, वेरियस मेथड्स का यूज़ किया जाता है, टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, रिसर्च होती हैं, जिसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत डिस्पाइट अलग होता है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या सिटी लेवल पे या कंट्री एट लार्ज लेवल पर ये जो प्रोफेशनल लीगल कल्चर है वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपैरेटिव लॉ के मेरिट्स को, जो कि बात करता है कि इसके अंदर हम कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं लीगल प्रैक्टिशनर्स को, सिमिलर लीगल फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड कराए जाते हैं लीगल प्रैक्टिशनर्स को। दूसरा, यूनिफिकेशन ऑफ नेशन में ये हेल्प करता है, जो भी नेशन इसके अंदर होते हैं, वर्क करते हैं या फिर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, वो यूनिफाइड फॉर्म में एक साथ रहते हैं, ठीक है। और जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशंस को ये बेटर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये यूज़फुल है बहुत ज़्यादा लीगल रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो भी उनको ग्रेट वैल्यू दी गई है कंपैरेटिव लॉ के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ कंपैरेटिव लॉ। पहला, इन्फ्लुएंशियल बिहेवियर। इसके अंदर इन्फ्लुएंशियल बिहेवियर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और ये एक इम्परफेक्ट टूल है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसको हम सोच सकते हैं और थ्योरेटिकली हम इसको इवॉल्व कर सकते हैं, बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें ये कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इन कल्चर हम देख सकते हैं कि हर एक कंट्री, हर एक स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है कल्चर को लेकर। हर एक
स्टेट का, हर एक कंट्री का जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाती है सिचुएशन, किसी भी कल्चर को कंपेयर करना, ठीक है। इसके अंदर कंपटीशन, जो भी नेशंस के अंदर कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर देखा जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक हेल्दी कंपटीशन भी कई बार नहीं हो पाता, जो कि एक लैक करता है, जिसकी वजह से ये कंपैरिजन ऑफ लीगल सिस्टम भी नहीं हो पाता, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो इसका एनालिटिकल बिहेवियर है, जिसकी वजह से लैक होता है कंपैरेटिव लीगल सिस्टम्स को कंपेयर करने के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम एक एनालिटिकल स्टडी करते हैं, जो कि हम ये नहीं बोल सकते कि एक पर्सन की एनालिटिकल स्टडी ही अच्छी होती है या फिर दूसरे की स्टडी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये एनालिटिकल बिहेवियर भी कहीं ना कहीं लैक करता है, जिसकी वजह से ये एक डीमेरिट बन जाता है कंपैरेटिव लॉ का, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूटिलिटीज़ ऑफ कंपैरेटिव लॉ इन इंडियन एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी सब्जेक्ट की उपयोगिता के बारे में बताना, मतलब कि उसके यूज़ के बारे में बताना कि हम उसको कैसे अपने कंपैरेटिव प्रोसेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं अपने कंपैरिजन के लिए। और ये कंपैरिजन कंपैरेटिव लॉ के अंदर किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कॉन्टेक्स्ट का कर सकते हैं, जैसे कि लीगल हिस्ट्री, ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल लॉ, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, सोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ, किसी भी लॉ का कोई भी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी हो, उसका हम कंपैरिजन कंपैरेटिव प्रोसेस हम देख सकते हैं कंपैरेटिव लॉ के अंदर। जैसे हम लीगल हिस्ट्री की बात करते हैं कि लीगल हिस्ट्री के अंदर हम कंपैरिजन कैसे देख सकते हैं, उसका यूज़ हम कंपैरेटिव लॉ के अंदर कैसे देख सकते हैं कि हम जो भी हिस्टोरिकल रिसर्चेस हुई हैं और जो भी हम फंक्शन देखते हैं लीगल हिस्ट्री का अपने लॉ के डेवलपमेंट के लिए, कैसे वो जो ट्रू पोजीशन हम कंपैरेटिव जो भी नरेटिव्स आती हैं, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स हम देखते हैं, वो सब कैसे हम यूज़ करते हैं अपने लॉ के डेवलपमेंट के लिए। वहीं ज्यूरिस्प्रूडेंस का अगर हम देखें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम कैसे प्रेजेंट वर्ल्ड में जो भी उसका पर्पस है अब ज्यूरिस्प्रूडेंस का और उसका सिग्निफिकेंस क्या रोल है, कंपैरेटिव मेथड जो रहा है उसका ज्यूरिस्प्रूडेंस का, और जो एनालिटिकली हम ज्यूरिस्प्रूडेंस अब देखते हैं वो सब भी इसके अंदर हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी लीगल सिस्टम के अंदर जो भी क्रिमिनल लॉ था वो कंपेयर करते हैं, उसका कंपैरेटिव प्रोसेस अगर हम देखें तो कैसे जो लीगल सिस्टम में जो लॉ ऑफ क्राइम था वो वेरियस कंट्रीज़ के अंदर कैसे डिफरेंट होता है लॉ ऑफ जो क्राइम है, और वो क्राइम पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे ही जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं और जो भी उनका कॉन्टेक्स्ट है वो हम पढ़ सकते हैं कंपेयर करके कंपैरेटिव लॉ के अंदर, ठीक है। ये सब था कंपैरेटिव लॉ के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।